नमस्कार दोस्तों, कास्ट क्लासेस की ज्योग्राफी सीरीज में मैं चंद्रास एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हम करवा रहे थे और प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में हमने इससे पहले 4 नदियां बताई थी, जिसमें नाम आता है किसका? लूनी नदी का, उसके बाद में बनास नदी का, साबरमती नदी का और माही नदी का। ये चारों नदियां इस वीडियो से पहले हमने एक वीडियो बनाई थी, उसके अंदर ये करवाई थी, बहुत अच्छे तरीके से करवाई थी। इनसे संबंधित कोई भी पॉइंट है, कोई भी पॉइंट नहीं छूटा होगा। इनसे संबंधित सभी क्वेश्चन हमने क्लियर करे थे और आपने भी वो वीडियो देखा है, और नहीं देखा है तो प्रायद्वीपीय भारत की नदियों की पहली वीडियो देख ले। आज प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियां हैं उसका पार्ट 2 है, और इस पार्ट 2 के अंदर हम करवाएंगे नर्मदा नदी, उसके बाद में तापी नदी, और तापी नदी के बाद में माही नदी। ये प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियां हैं उसके पार्ट 2 के अंदर 3 नदियां करवाएंगे। बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे कि कौन सी नदी कहां से निकलती है, कहां पर मिलती है, किस किस नाम से जानते हैं, और कौन कौन से राज्य से बहती, कौन कौन से बांध और कौन से शहर इनके ऊपर पड़ते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने पहले से हम एक यहाँ पर भारत का एक मैप बना लेते हैं, उस मैप के अनुसार हम पढ़ेंगे। आइए देखें। ये हम मान लेते हैं कि ऐसे अपना पास में एक उत्तर भारत है, नॉर्थ इंडिया है, क्योंकि जो नर्मदा नदी है उसका यहाँ जिक्र होगा, तापी नदी का यहाँ जिक्र होगा, माही नदी का यहाँ जिक्र होगा। जैसे जैसे दक्षिण की तरफ बढ़ेंगे, जैसे जैसे दक्षिण भारत की नदी आएगी, वैसे वैसे हम अपने मैप का आकार भी बदलते चलेंगे। तो आइए अब सबसे पहले शुरुआत करते हैं नर्मदा नदी की। नर्मदा नदी के पॉइंट की बात करें तो ये जो नर्मदा नदी है इसकी लंबाई 1312 किलोमीटर, याद रखिएगा। 1312 किलोमीटर इस नदी की लंबाई है। अब क्वेश्चन ये निकलता है कि जो नर्मदा नदी है ये कहां से निकलती है? तो नर्मदा नदी निकलती है कौन से स्टेट से? तो आपने याद रखना, छत्तीसगढ़ से। कहां से निकलती है? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के अंदर पहाड़ियां पड़ती है, मैकाल पर्वत, याद रखिएगा। मैकाल की पहाड़ियां, मैकाल पर्वत पड़ता है, और उस मैकाल पहाड़ियों के पास में पड़ता है अमरकंटक पठार, और उस अमरकंटक पठार से एक नदी निकलती है, और उस नदी का नाम क्या है? नर्मदा नदी। ये आपने याद रखना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि ये नर्मदा नदी कहां से निकलती है, तो आपने याद रखिएगा छत्तीसगढ़ में स्थित मैकाल पर्वत के साइड में पड़ता है, मैकाल पर्वत के पास स्थित अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। देखे, हम मान लेते हैं कि हमारे पास में यहां पर अमरकंटक पठार पड़ता है, इस क्षेत्र के अंदर, इस क्षेत्र के अंदर पड़ता है अमरकंटक पठार, और यहां पर पड़ती है मैकाल वगैरह की पहाड़ियां, और उस अमरकंटक के पठार से एक नदी निकलती है जिसका नाम क्या है? नर्मदा नदी। ये नर्मदा नदी सबसे पहले बहती है छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ के बाद में मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के बाद में महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र से जाती है गुजरात में। देखिए, ये सोचने की बात है, समझने की बात, आप नोट करते हुए चलिएगा साथ के साथ में। नर्मदा नदी है, ये नर्मदा नदी सबसे पहले छत्तीसगढ़ में बहती है। छत्तीसगढ़ के बाद में कौन से स्टेट में? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के बाद में कहां पर आती है? महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र के बाद में किस में आती है? गुजरात में। अब गुजरात तक पहुंच गई, अब नाम आता है अरब सागर में गिरने का। सागर में कैसे गिरती है, कौन सी खाड़ी से गिरती है? तो गुजरात का एक कस्बा पड़ता है जिसका नाम है बड़ौच। गुजरात का एक कस्बा पड़ता है जिसका नाम है बड़ौच, और उस बड़ौच कस्बे के पास में 27 किलोमीटर चौड़ा मुहाना बनाती है। 27 किलोमीटर चौड़ा मुहाना यहां पर बनाती है, और 27 किलोमीटर चौड़े मुहाने से ये नदी यहां पर एक खाड़ी पड़ती है, और उस खाड़ी का नाम क्या है? तो आपने याद रखना है, खंबात की खाड़ी। याद रखिएगा, 27 किलोमीटर चौड़े मुहाने से खंबात की खाड़ी में गिरती है, और खंबात की खाड़ी में गिरने के बाद इसका जो जल जाता है वो कहां पर जाता है? अरब सागर में जाता है। हमने आपसे पिछली वीडियो के अंदर भी बताया था कि खाड़ी क्या होता है। खाड़ी क्या होती है ये याद रखिएगा। पानी का वह क्षेत्र जिसके 3 तरफ धरातल लगा हो, 3 तरफ लैंड का पार्ट लगा हो, धरातल लगा हो, खाड़ी के नाम से जाना जाता है। और याद रखिएगा, हमारे पास में ऐसा एक दक्षिण भारत है, धरातल का वह क्षेत्र जिसके 3 तरफ पानी लगा हो,
प्रायद्वीप के नाम से, तभी तो ये दक्षिण भारत है। इस दक्षिण भारत के तीनों तरफ पानी लगा हुआ है, इसी कारण इसे प्रायद्वीप के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा, पानी का वह क्षेत्र जिसके तीन तरफ धरातल लगा हो खाड़ी, और धरातल का वह क्षेत्र जिसके तीन तरफ पानी लगा हो, किस नाम से जाना जाता है? प्रायद्वीप के नाम से जाना जाता है। तो ये याद रखिएगा। ये नदी अमरकंटक पठार से निकलती है, जो मैकाल पर्वत के पास में पड़ता है, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र, और कहां पर बहती है? तो ये आपने याद रखना है, कहां पर बहती है? गुजरात के अंदर। और गुजरात से बहती हुई बड़ौज कस्बे के निकट 27 किलोमीटर चौड़ा मुहाना बनाती है, और 27 किलोमीटर चौड़ा मुहाने बनाने के पश्चात ये नदी कहां पर गिरती? खंबात की खाड़ी, और खंबात की खाड़ी से अपना जल कहां पर गिराती है? अरब सागर में गिराती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट पॉइंट देखें। नेक्स्ट पॉइंट जो क्लियर होना चाहिए आपसे, वो पॉइंट देखें। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी, ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी जो पूर्व से पश्चिम में बहती है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी जो पूर्व से पश्चिम में बहती है, कौन सी नदी है? तो आपने याद रखना है, नर्मदा नदी है। सेकंड क्वेश्चन आपने नोट क्या करना है, ये तो क्लियर है ना, पूर्व से पश्चिम में बहने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी, ये याद होना चाहिए अच्छे तरीके से। दूसरा कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी जो अरब सागर के अंदर अपना जल गिराती है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी जो कहां पर जल गिराती है? अरब सागर के अंदर अपना जल गिराती है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है जो अरब सागर में अपना जल गिराती है? तो आपने याद रखना है, कौन सी नदी गिराती है? नर्मदा नदी गिराती है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत की सबसे लंबी भ्रंश घाटी बनाने वाली नदी। देखिए, भारत की सबसे लंबी भ्रंश घाटी बनाने वाली, भ्रंश घाटी मीन्स रिफ्ट वैली, भ्रंश घाटी मीन्स क्या? रिफ्ट वैली बनाने वाली जो नदी है वो कौन सी है? तो आपने याद रखना है, कौन सी है भारत की सबसे लंबी भ्रंश घाटी बनाने वाली नदी? नर्मदा। अब देखिए, हम आपसे एक क्वेश्चन बता देते हैं यहां से, भ्रंश घाटी रिफ्ट वैली उन्हीं स्थानों के आसपास बनेगी या उसी स्थानों पर बनेगी जहां पर दोनों साइड में बलोक पर्वत के एग्जाम्पल हो। तो भारत में जो बलोक पर्वत के एग्जाम्पल है वो विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है। विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है, उसका नीचे का बीच वाला पार्ट है वो धसा हुआ है, और उस धसे हुए भाग को किस नाम से जानते हैं? भ्रंश घाटी। और उस धसे हुए भाग से कौन सी नदी बहती है? नर्मदा नदी। देखें एक बार भ्रंश घाटियां किस प्रकार से बनती वो देखें। मान लेते हैं कि अपने पास में इस प्रकार से कोई पहाड़ है, और उस पहाड़ का आंतरिक भाग खोखला है। पृथ्वी में किसी कारण से कंपन उत्पन्न हुआ, किसी को नहीं पता कि कंपन किस कारण से उत्पन्न हुआ है, लेकिन पृथ्वी में एक कंपन उत्पन्न हुआ, और कंपन उत्पन्न होने के बाद में ये आंतरिक भाग भर गया। लेकिन भरा कैसे? क्योंकि ऊपर वाला भाग नीचे की तरफ धस गया, ऊपर वाला भाग नीचे की तरफ धसा। अब जैसे ही ऊपर वाला भाग नीचे की तरफ धसता है, इसी धसे हुए भाग को भ्रंश घाटी रिफ्ट वैली के नाम से जाना जाता है। ये हमने एक वीडियो बना रखी है इस चैप्टर के ऊपर भी, जो भारत की प्रमुख चट्टानें हैं उनके ऊपर ये वीडियो बना रखी है, तो वो वीडियो भी आप अवश्य देखें, आपको पता लग जाएगा कि भारत में कौन कौन से किस किस प्रकार के पर्वत मिलते हैं। या अरावली पर्वत श्रृंखला के बाद में सतपुड़ा और विंध्याचल माउंटेन रेंज के ऊपर एक वीडियो है, वो देख ले, उसके अंदर हमने बता रखा है इसका निर्माण कैसे हुआ था। तो ये आपने ये याद रखना है, कोई भी पर्वत था उसका आंतरिक भाग नीचे की तरफ धसा हुआ था, और जब वो नीचे की तरफ धसा भाग, ये भाग आंतरिक भाग जब नीचे की तरफ धसा तो ये रिफ्ट वैली बन गई, भ्रंश घाटी बन गई। लेकिन जो साइड में ऊंचे ऊंचे जो पहाड़ खड़े हैं, जो पहाड़ खड़े हैं, इन पहाड़ों को कौन सा पर्वत का एग्जाम्पल माना जाता है? बलोक माउंटेन का, बलोक पर्वतों का एग्जाम्पल माना जाता है। तो यदि जिस स्थान के ऊपर भ्रंश घाटी है, देखिए सोचने की बात है, जिस स्थान के ऊपर भ्रंश घाटी है उसके साइड में, दोनों साइड में कौन से पर्वत के एग्जाम्पल मिलेंगे? बलोक पर्वत के। तो नर्मदा नदी के उत्तर में पड़ता है विंध्याचल पर्वत श्रृंखला, और दक्षिण में कौन सा पर्वत श्रृंखला है? तो आपने याद रखना है सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। ये विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के मध्य बहती है। विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला बलोक पर्वत का एग्जाम्पल है, इनके मध्य भ्रंश घाटी है, और उस भ्रंश घाटी से नर्मदा नदी बहती है। भारत की सबसे लंबी रिफ्ट वैली भ्रंश घाटी बनाने वाली नदी कौन सी है? तो आपने याद रखना है नर्मदा नदी है। तो ये सभी पॉइंट क्लियर है, अच्छे तरीके से क्लियर होने चाहिए। देखिए, एक भी पॉइंट हम ऐसा नहीं छोड़ेंगे जिससे आपको क्षति पहुंचे, और जो एग्जाम में पूछा जाए और आपको ना आता हो। तो ये सभी पॉइंट आपको बैक टू बैक क्लियर होने चाहिए।
सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के मध्य से बहती है, और सतपुड़ा और विंध्याचल दोनों बलोक पर्वत के एग्जाम्पल है। उसके बाद में जब्बलपुर मध्य प्रदेश और अंकलेश्वर गुजरात, जब्बलपुर मध्य प्रदेश और अंकलेश्वर गुजरात, यहां पर पड़ता है मध्य प्रदेश का जब्बलपुर और अंकलेश्वर गुजरात। ये दोनों कौन सी नदी के ऊपर पड़ते हैं? तो आपने याद रखना है, नर्मदा नदी के ऊपर पड़ते हैं। बहुत अच्छा पॉइंट है, नर्मदा नदी के ऊपर पड़ते हैं। दूसरा पॉइंट देखें, उसके बाद में नाम आता है धुआंधार जलप्रपात। धुआंधार जलप्रपात वाटरफॉल, धुआंधार जलप्रपात है, ये कहां पर पड़ता है? तो आपने याद रखना, धुआंधार जलप्रपात पड़ता है मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश के कौन से शहर के पास में? जब्बलपुर के पास में। और कौन सी नदी के ऊपर पड़ता है? नर्मदा नदी के ऊपर। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि धुआंधार जलप्रपात कहां पर है? मध्य प्रदेश में। कौन सी नदी के ऊपर है? नर्मदा नदी के ऊपर। कौन से शहर के पास में है? जब्बलपुर के पास में पड़ता है। देखिए, जब्बलपुर आपने वैसे भी देखा होगा, इंडियन आर्मी का आपने नाम सुना होगा। इंडियन आर्मी की जो भी गाड़ियां होती है ना, उसके ऊपर देखना सामने लिखा होता है इंडियन आर्मी की गाड़ियों के ऊपर कि व्हीकल फैक्ट्री जब्बलपुर। तो आज के बाद में कभी भी जब्बलपुर आप देखें, कभी भी जब्बलपुर आपके माइंड में आए, तो तुरंत आपके माइंड में आना चाहिए कि ये जब्बलपुर मध्य प्रदेश में पड़ता है, नर्मदा नदी के ऊपर पड़ता है, और इसके पास में धुआंधार जलप्रपात है। नहीं, सभी पॉइंट क्लियर होने चाहिए। ऐसे यदि आप इमेजिन करके सोचेंगे तो बहुत ज्यादा फायदा आपको होगा। उसके बाद में इस नदी के ऊपर एक बांध पड़ता है जिसका नाम है इंदिरा सागर बांध। इंदिरा सागर बांध पड़ता है, और ये इंदिरा सागर बांध कौन से स्टेट में पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता है। उसके बाद में सेकंड जो बांध है वो नाम आता है सरदार सरोवर बांध। सरदार सरोवर बांध, और ये सरदार सरोवर जो बांध है, ये सरदार सरोवर बांध कहां पर पड़ता है? तो गुजरात में। गुजरात की जीवन रेखा के नाम से कौन से बांध को जानते हैं? तो सरदार सरोवर बांध को गुजरात की जीवन रेखा के नाम से जाना जाता है। सभी पॉइंट क्लियर है? अच्छे तरीके से क्लियर होने चाहिए। सरदार सरोवर बांध पड़ता है गुजरात में, इंदिरा सागर बांध पड़ता है मध्य प्रदेश में। दोनों बांध कौन सी नदी के ऊपर पड़ते हैं? तो आपने याद रखना है, दोनों बांध पड़ते हैं कौन सी नदी के ऊपर? नर्मदा नदी के ऊपर पड़ते हैं। बहुत अच्छा है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो नर्मदा नदी है, इसका अधिकतर हिस्सा बहता है मध्य प्रदेश में। ये जो नर्मदा नदी है, इसका अधिकतर हिस्सा मध्य प्रदेश में बहता है। मध्य प्रदेश में इससे अत्यधिक मात्रा में सिंचाई वगैरह की जाती है नर्मदा नदी से, और जो भी भूमि है आसपास के क्षेत्र के अंदर, उसके अंदर अत्यधिक मात्रा में सिंचाई वगैरह की जाती है। ये कृषि कार्य के लिए इसका पानी यूज किया जाता है अत्यधिक मात्रा में। तो याद रखिएगा, नर्मदा नदी अत्यधिक मात्रा में मध्य प्रदेश में बहने के कारण मध्य प्रदेश की जीवन रेखा के नाम से है। मध्य प्रदेश की जो जीवन रेखा है उसको कौन सी नदी को कहते हैं? नर्मदा नदी को कहा जाता है। कौन सी नदी को? नर्मदा नदी को कहा जाता है। हालांकि जब ये पूछे गुजरात की जीवन रेखा कौन सी है और नर्मदा नदी ऑप्शन में आए, तो गुजरात की जीवन रेखा के नाम से भी कौन सी नदी को जानेंगे? तो याद रखिएगा, गुजरात और मध्य प्रदेश की जीवन रेखा के नाम से कौन सी नदी को जाना जाता है? नर्मदा नदी। यदि ये पूछे यदि ये बांध आ जाए, यदि पूछे कि गुजरात की जीवन रेखा कौन से बांध को कहते हैं? सरदार सरोवर डैम को, और ये पूछे कि गुजरात की जीवन रेखा कौन सी नदी को कहते हैं? तो याद रखिएगा, गुजरात की जीवन रेखा में भी किसका नाम आएगा? नर्मदा नदी का नाम आएगा। सभी पॉइंट क्लियर है ना? सभी पॉइंट आप नोट कीजिए। ये सभी पॉइंट क्लियर होने चाहिए आपको, कोई भी पॉइंट छूटना नहीं चाहिए। अभी जो नर्मदा नदी है, इस नर्मदा नदी को अन्य किस नाम से जानते हैं? नर्मदा नदी अमरकंटक पठार से निकलती है, और अमरकंटक पठार है ये मैकाल पर्वत श्रृंखला के पास में पड़ता है। मैकाल पर्वत श्रृंखला के पास से निकलने के कारण नर्मदा नदी को मैकाल कन्या के नाम से भी जाना जाता है। ये आपने याद रखना है। मैकाल पर्वत के पास से निकलने के कारण नर्मदा नदी को मैकाल कन्या के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद में एक पुस्तक है जिसका नाम है मेघदूत। एक पुस्तक है मेघदूत, और ये मेघदूत किसने लिखी थी? तो आपने याद रखना है, कालिदास। कालिदास द्वारा रचित मेघदूत पुस्तक में नर्मदा नदी को किस नाम से जाना जाता है? रेवा के नाम से। याद रखिएगा, कालिदास द्वारा रचित मेघदूत पुस्तक में नर्मदा नदी को किस नाम से जाना जाता है? रेवा के नाम से इसे जाना जाता है। तो आपने याद रखना है, रेवा के नाम से भी इसे जानते हैं। बहुत अच्छा पॉइंट है, सभी पॉइंट क्लियर होने चाहिए। एकदम मजा आ रहा है ना? मजा आ रहा है। जोश होना चाहिए आपके अंदर, एक जुनून होना चाहिए, और जुनून के अनुसार पढ़िएगा, मजा आएगा।
उसके बाद में देखें, अब नाम आता है इसकी सहायक नदियों का। सहायक नदियां, और सहायक नदियों में आजकल जो एसएससी सीजीएल सीपीओ के अंदर ये पूछ लेता है कि ये कौन से तट की सहायक नदी है, बाएं तट की या दाएं तट की। इस प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में आने लगे हैं। क्वेश्चन देगा कि इनमें से कोई भी सहायक नदी है, जैसे बंजर, वरनार जो सहायक नदियां हैं नर्मदा की, वो पूछेगा कि बंजर नर्मदा की कौन से तट की सहायक नदियां हैं या कौन सी तरफ की, दाएं बाएं या इनमें से कोई नहीं। इस प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेता है। तो नर्मदा की जो सहायक नदियां हैं उसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे बाएं तट की सहायक नदियां, और उसके बाद में हम पढ़ेंगे कौन से तट की सहायक नदियां, दाएं तट की सहायक नदियां। देखें, बाएं तट की सहायक नदियों में नाम आता है बरनार। बाएं तट की सहायक नदियों में बरनार, उसके बाद में नाम आता है बंजर, उसके बाद में नाम आता है शेर, उसके बाद में नाम आता है शक्कर, शेर शक्कर, उसके बाद में नाम आता है दुधी, उसके बाद में नाम आता है तवा, उसके बाद में कुंदी का नाम आता है। ये इसकी बाएं तट की सहायक नदियां हैं, जिसमें नाम आता है बंजर, बरनार, बंजर। याद रखिएगा, बाएं तट की सहायक नदियां यहां से इस प्रकार से, ये नदियां इस क्षेत्र के अंदर ऐसे इस प्रकार से मिलती है बाएं तट के अंदर, क्योंकि इस तरफ बह रही है तो इसका बायां ये है। इस क्षेत्र के अंदर ये नदियां आपस में आकर मिलती है। याद रखिएगा, बरनार, बंजर, शेर, शक्कर, दूधी, तवा, कुंदी। अब पढ़ते हैं दाएं तट की, जो ऊपर से आकर मिलती है। दाएं ये है ऊपर, क्योंकि इस तरफ बह रही है। दाएं तट की सहायक नदियों की बात करें तो उसमें नाम आता है हिरन, हिरन, दिनतोली, दिनतोली, बरना, बरना, चंद्रकेसर, चंद्रकेसर, कान्नर, कान्नर और हथनी। ये इसकी दाएं तट की सहायक नदियां। ऊपर बाएं तट की सहायक नदियां हैं, और नीचे जो नदियां हैं वो कौन से तट की सहायक नदियां हैं, तो आपने याद रखना है कौन से तट की सहायक नदियां हैं। तो आप ये चीजें याद रखिएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आते हैं, और ये क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाने वाले हैं। सारे पॉइंट नोट कीजिएगा, सभी पॉइंट क्लियर होने चाहिए। प्यारे स्टूडेंट, ये क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो डियर ये समझने की कोशिश कीजिए। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, सभी पॉइंट हमने नर्मदा नदी के अच्छे तरीके से क्लियर किए। नर्मदा नदी का कोई भी पॉइंट नहीं बचा है, नोट कीजिए तुरंत इनको। नोट कीजिए, साथ के साथ में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से आप भी पढ़ रहे हैं, लगातार मेहनत कर रहे हैं। प्यारे स्टूडेंट, समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम नर्मदा नदी क्लियर है, नर्मदा नदी के सभी पॉइंट हमने क्लियर कर लिए। अब हम पढ़ेंगे दूसरी नदी, जिसमें नाम आता है किसका, ताप्ती नदी का। आप जो जिक्र करेंगे वो कौन सी नदी का जिक्र करेंगे, ताप्ती नदी। और ये जो ताप्ती नदी है, ये ताप्ती नदी जिसकी लंबाई कितना है, तो आपने याद रखना 724 किलोमीटर इसकी लंबाई। अब जो जिक्र होगा वो ताप्ती नदी का जिक्र होगा। और ताप्ती नदी जिसकी लंबाई कितनी है, तो आपने याद रखना है ताप्ती नदी की लंबाई कितनी है, तो याद रखें 724 किलोमीटर है। सबसे पहला क्वेश्चन ये निकलता है, ताप्ती जो नदी है, इस ताप्ती को भगवान शनि की बहन के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भगवान शनि की बहन अथवा भगवान सूर्य व उनकी पत्नी छाया की पुत्री के नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है और आपने नोट करना ही पड़ेगा। प्रिय स्टूडेंट, ये समझने की कोशिश कीजिए। प्रिय स्टूडेंट्स, ताप्ती जो नदी है वो शनि की बहन है, भगवान शनि की बहन माना जाता है ताप्ती नदी को। और ताप्ती नदी है ये भगवान सूर्य व उनकी पत्नी छाया की पुत्री माना जाता है। कौन सी नदी को, ताप्ती नदी को। लंबाई कितना है, 724 किलोमीटर। अब हम ये देख लेते हैं कि ताप्ती नदी निकलती कहां से है। ताप्ती नदी निकलती कहां से, वो क्वेश्चन देखें आप। ताप्ती नदी निकलती मध्य प्रदेश से, और मध्य प्रदेश से ताप्ती नदी कहां से निकलती है, मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश के कौन से जिले से, बैतूल जिले से। बैतूल जिले में कौन सी पहाड़ियों से, मुल्ताई पहाड़ियों से। कौन सी पहाड़ियों से, मुल्ताई पहाड़ियों से। और मुल्ताई पहाड़ी कौन सी पर्वत श्रृंखला के अंदर पड़ती है, तो आप याद रखिएगा सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के अंदर, सतपुड़ा पर्वत के अंदर। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के नीचे फैली है सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला, और उस सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के अंदर मुल्ताई की पहाड़ियां पड़ती है। और ये मुल्ताई की पहाड़ियां मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में स्थित है। और उन मुल्ताई पहाड़ियों से एक नदी निकलती है जिसका नाम क्या है, ताप्ती नदी। ये ताप्ती नदी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से बहती हुई
मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से बहती हुई खंबात की खाड़ी के सहारे, खंबात की खाड़ी के सहारे अपना जल कहां पर गिराती है? अरब सागर में गिराती है। कहां पर? अरब सागर में गिराती है। प्रिय स्टूडेंट, ये समझने की कोशिश कीजिए, जो तापी नदी है, ये तापी नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में स्थित मुल्ताई पहाड़ियों से निकलती है। और वो जो मुल्ताई पहाड़ियां हैं वो कौन सी पहाड़ी का हिस्सा है? तो आपने याद रखना कौन सी का हिस्सा पड़ता है वो, तो याद रखिएगा सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का हिस्सा पड़ता है। तो ये सभी स्टूडेंट अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करें, समझ में भी आ रहा होगा। तो ये सभी पॉइंट आप बैक टू बैक क्लियर करते हुए चलिएगा, एकदम क्लियर होने चाहिए। उसके बाद देखें नेक्स्ट पॉइंट, नदी कहां से निकली है ये हमने देख लिया, कौन कौन से स्टेट से बहती है ये भी हमने देख लिया। अब हम इसके सभी क्वेश्चनों की बात करते हैं। प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी लंबी नदी, प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी लंबी नदी जो पूर्व से पश्चिम की तरफ बहती है, कौन सी नदी? ताप्ती नदी। क्वेश्चन अच्छा है। प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी लंबी नदी जो पूर्व से पश्चिम बहती, ताप्ती नदी। सेकंड क्वेश्चन, नर्मदा नदी के समांतर बहने वाली, नर्मदा नदी के समानांतर बहने वाली नदी कौन सी है? ताप्ती नदी। तीसरा क्वेश्चन, प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी जो अपना जल अरब सागर में गिराती है, कौन सी नदी है? ताप्ती नदी है, याद रखिएगा। और चौथा क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन ये है, भारत की दूसरी सबसे लंबी भ्रंश घाटी बनाने वाली नदी, भारत की दूसरी सबसे लंबी भ्रंश घाटी बनाने वाली नदी कौन सी है? ताप्ती नदी। प्यारे स्टूडेंट, ये समझने की कोशिश कीजिए, चारों क्वेश्चन है वो बहुत अच्छे क्वेश्चन है और ये चारों क्वेश्चन आप नोट कर लीजिएगा। प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी जो पूर्व से पश्चिम की तरफ बहती है, पूर्व से पश्चिम बहने वाली अरब सागर में गिरने वाली नदी है, नर्मदा के समांतर बहने वाली नदी है, और याद रखिएगा भारत की दूसरी सबसे लंबी रिफ्ट वैली भ्रंश घाटी बनाने वाली नदी है, कौन सी? ताप्ती नदी। ये जो ताप्ती नदी है इसके ऊपर सूरत शहर पड़ता है। ताप्ती नदी जो है इसके ऊपर सूरत पड़ता है, गुजरात का एक शहर पड़ता है सूरत, वो कौन सी नदी के ऊपर है? ताप्ती नदी। इस ताप्ती नदी के ऊपर दो बांध पड़ते हैं, उकाई बांध परियोजना, उकाई बांध परियोजना। और ये उकाई बांध परियोजना ये चंडीगढ़ पुलिस के पेपर में पूछा गया था 2018 के अंदर, चंडीगढ़ पुलिस का एक एग्जाम हुआ था उसमें 2018 के अंदर पूछा था। उकाई बांध परियोजना ताप्ती नदी के ऊपर स्थित है, और इसी ताप्ती नदी के ऊपर कौन से राज्य में है? ये गुजरात में। देखिए प्रिय स्टूडेंट, ये क्वेश्चन पूछा गया है। उकाई बांध परियोजना गुजरात के अंदर है, और उसके बाद में काकरपारा बांध, काकरपारा जो बांध है वो याद रखिएगा, काकरपारा जो बांध पड़ता है वो भी गुजरात के अंदर पड़ता है, और कौन सी नदी के ऊपर पड़ता है? ताप्ती नदी के ऊपर पड़ता है। ताप्ती नदी है, ये ताप्ती नदी भगवान शनि की बहन माना जाता है, और सूर्य व उनकी पत्नी भगवान सूर्य वह उनकी पत्नी छाया की पुत्री के नाम से इन्हें जाना जाता है। तो ये ताप्ती नदी के कुछ पॉइंट है। अब हम देखेंगे ताप्ती की जो सहायक नदियां हैं, ताप्ती की जो सहायक नदियां हैं उन सहायक नदियों का जिक्र करेंगे कि ताप्ती नदी की कौन कौन सी सहायक नदियां हैं, वो एक बार हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे, बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करेंगे ताप्ती की कौन कौन सी सहायक नदियां हैं। तो देखिए ताप्ती की जो सहायक नदियां हैं उसमें नाम आता है पूर्णा, उसमें नाम आता है गिरना, उसके बाद में नाम आता है पंचरा, और उसमें नाम आता है ओनर, और उसमें नाम आता है बोरी के नाम से। ये ताप्ती की सहायक नदियां हैं। ताप्ती की जो सहायक नदियां हैं वो कौन कौन सी है वो देख लें। पूर्णा, गिरना, पंचरा, ओनर, बोरी, ये कौन सी नदी की सहायक नदियां हैं? तो आपने याद रखना है ताप्ती नदी की सहायक नदियां। ताप्ती की सहायक नदियां क्लियर है, ताप्ती नदी के सभी पॉइंट क्लियर होने चाहिए। एक एक पॉइंट अच्छे तरीके से हम बता रहे हैं, और एक एक पॉइंट यदि क्लियर होता है तो आगे कभी भी आपको दिक्कत नहीं होगा। आप अच्छे तरीके से मेहनत करेंगे, जबरदस्त तरीके से मेहनत करेंगे, सफलता आपके कदम चूमेगी। यदि मेहनत नहीं करते तो सफलता के कदम आपको चूमने पड़ेंगे। तो ये याद रखिएगा। ताप्ती नदी क्लियर है। अब हम बात करते हैं तीसरी नदी की, और तीसरी नदी जिसका नाम क्या है? महानदी। महानदी जिसकी लंबाई कितना है? 857 किलोमीटर है। किसी बुक के अंदर ये आपको 851 किलोमीटर भी मिल जाएगी, कोई भी चिंताजनक विषय नहीं है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखें,
महानदी कहां से निकलती है, तो आप याद रखिएगा महानदी निकलती है अमरकंटक पठार की सिहोवा पहाड़ियों से। अमरकंटक पठार की सिहोवा पहाड़ियों से निकलती है और सिहोवा पहाड़ी फैली है मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ के अंदर फैली है। भाई महानदी जो है वो अमरकंटक पठार की सिहोवा पहाड़ियों से निकलती है और सिहोवा पहाड़ियां मध्य प्रदेश और कहां पर फैली है, छत्तीसगढ़ के अंदर फैली है। देखें, ये नदी अमरकंटक पठार वगैरह से निकलती है, इस क्षेत्र से, छत्तीसगढ़ में इस क्षेत्र से निकलती है। उसके बाद में ये नदी आगे बढ़ती पूर्व दिशा के अंदर। और जब ये नदी, सबसे पहले देखें कि ये नदी कौन से क्षेत्र के अंदर बहती है वो देख लें। ये नदी जो है महानदी, ये छत्तीसगढ़ में बहती है, छत्तीसगढ़ में। उसके बाद में कहां पर बहेगी, तो आपने याद रखना है मध्य प्रदेश में, और उसके बाद में कहां पर बहती है, उड़ीसा के अंदर। इन 3 स्टेटों के अंदर बहती है, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में। छत्तीसगढ़ में सिहोवा पहाड़ियां अमरकंटक पठार से निकलती है, उसके बाद में ये पूर्व दिशा के अंदर बहती है और उड़ीसा के कटक शहर तक इसकी एक जलधारा होती है। और कटक के बाद में यह नदी 2 भागों में विभक्त हो जाती है। कटक के बाद में यह नदी 2 भागों में विभक्त हो जाती है और ये दोनों जो भाग है ये पाराद्वीप उड़ीसा के पास से अपना जल कहां पर गिराते हैं, बंगाल की खाड़ी के अंदर। ये आपने याद रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा। ये जो नदी है महानदी कटक शहर तक जहां से निकलती है और कटक शहर तक 2 भागों में बहती है, लेकिन कटक के बाद में 2 भागों में विभक्त हो जाती है, उससे पहले एक भाग में बहती है। एक बार फिर से देखें, कोई बात नहीं, प्रिय स्टूडेंट एक बार समझने की कोशिश करें आप। ये अमरकंटक पठार से निकलती है, कौन सी पहाड़ियों से, सिहोवा पहाड़ियां छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा में बहती है। निकलने के बाद से लेकर और कटक शहर तक इसकी सिंगल जलधारा होती है। उसके बाद में यह 2 भागों में विभक्त हो जाती है। 2 भाग विभक्त होने के बाद में पारादीप उड़ीसा तक इसका जल पहुंचता है और पारादीप उड़ीसा से इसका जल कहां पर गिरता है, बंगाल की खाड़ी के अंदर गिरता है। इस नदी का एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कटक शहर कौन सी नदी के ऊपर है। डॉक्टर सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था कटक के अंदर। चावल अनुसंधान केंद्र पड़ता है कटक के अंदर। चावल अनुसंधान केंद्र कटक उड़ीसा के अंदर, और डॉक्टर सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था कटक उड़ीसा के अंदर, याद रखना है। और ये जो कटक है ये महानदी के ऊपर पड़ता है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो महानदी का क्वेश्चन है वो कौन सा है, तो एक तो महानदी की सहायक नदियां पूछ ली जाती है कि महानदी की कौन कौन सी सहायक नदियां हैं। या क्वेश्चन इस प्रकार से भी आएगा, एक सहायक नदी का नाम देगा और वो पूछ लेगा कि ये किसकी सहायक नदी है, इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछ लेता है। लेकिन विश्व का सबसे लंबा बांध जो है वो इस महानदी के ऊपर ही पड़ता है। और उस बांध की जो लंबाई है, वो बांध है, उसका नाम क्या है, हीराकुंड बांध। और ये जो हीराकुंड बांध है इसकी लंबाई कितना है, 4800 मीटर इस बांध की लंबाई है। हीराकुंड बांध जो है वो उड़ीसा के अंदर पड़ता है। हीराकुंड बांध जो है वो उड़ीसा के अंदर पड़ता है और इसकी लंबाई कितनी है, तो आपने याद रखना है 4800 मीटर है। यदि इसकी कुल लंबाई आपसे पूछे कि हीराकुंड बांध की कुल लंबाई कितनी है, तो हीराकुंड बांध की कुल लंबाई कितनी है, 25 किलोमीटर। क्यों, वो देखें। हीराकुंड बांध महानदी के ऊपर बना है और इस हीराकुंड बांध की सुरक्षा के लिए 10 किलोमीटर दाएं और 10 किलोमीटर बाएं मिट्टी के बांध बनाए गए हैं। 10 और 2 कितने हो गए, 20, और 4800 मीटर ये हो गया। लगभग कितना किलोमीटर हो गया, 2500 किलोमीटर, लगभग 25 किलोमीटर, 2500 नहीं, 2500 तो नदी की लंबाई नहीं है, लगभग 25 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और यदि बस प्रॉपर इस बांध की लंबाई पूछे, यदि कुल को छोड़कर, तो 4800 मीटर इसकी लंबाई है, हीराकुंड बांध। याद रखिएगा, विश्व का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध। कौन सी नदी के ऊपर है, महानदी कौन सी स्टेट के अंदर है, उड़ीसा के अंदर है। इसी के अंदर उड़ीसा के अंदर एक बांध और पड़ता है जिसका नाम है तिरकपाड़ा बांध। तिरकपाड़ा बांध महानदी के ऊपर कहां पर पड़ता है, उड़ीसा के अंदर पड़ता है। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, साथ के साथ में नोट करते हुए चलिएगा। और यदि नोट नहीं किया है तो आप वीडियो को बैक करके देख ले, एक तिरकपाड़ा बांध पड़ता है और एक पड़ता है हीराकुंड बांध, जो महानदी के ऊपर उड़ीसा के अंदर है। महानदी की जो सहायक नदियां हैं वो देखें। महानदी की जो बाएं तट की सहायक नदी है, महानदी की जो बाएं तट की सहायक नदी है
उसमें नाम आता है शिवनाथ, शिवनाथ, हंसदेव, हंसदेव, मांड, ईब, ये मांड है, और ईब, मांड, ईब, और दाएं तट की जो सहायक नदी है जोक, लोंग, तेल आदि, ये इसकी दाएं तट की सहायक नदी है। ये क्वेश्चन बहुत बार भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रिय स्टूडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पूछा जाता है कि ये जो तेल नदी है ये किसकी सहायक नदी है। अब इसने तेल नदी नहीं पढ़ा है तो उसको नहीं पता है तेल नदी किसकी सहायक है, महानदी की सहायक है, लोंग किसकी सहायक है, महानदी की, जो कौन से किसकी सहायक है, महानदी की। लेकिन ये सभी दाएं तट की सहायक नदी है। दाएं मतलब यहां से इस क्षेत्र के अंदर दाएं तट की सहायक नदियां है। और बाएं तट की सहायक नदियों में बात करें, ईब, मांड, हंसदेव और शिवनाथ, ये इसकी बाएं तट की सहायक नदियां हैं। याद रखिएगा, बाएं तट की 4 सहायक नदियां हैं, दाएं तट की 3 सहायक नदियां। यहां से क्वेश्चन अब प्रत्येक साल एग्जाम में बन जाते हैं कि दाएं तट की सहायक नदी बताइए, बाएं तट की सहायक नदी बताइए। तो आपने ये क्वेश्चन याद ही करने पड़ेंगे, और यदि आप दाएं और बाएं याद नहीं करते हैं तो आपको इन नदियों का नाम अवश्य ही पता होना चाहिए कि ये नदी भारत में ही बहती है और ये नदी महानदी की सहायक नदियां हैं। महानदी, नर्मदा, तापी नदी से संबंधित कोई भी क्वेश्चन हमने नहीं छोड़ा है, और यदि कोई भी क्वेश्चन बच जाता है और वो क्वेश्चन आपके माइंड में है तो उस क्वेश्चन को आप कमेंट में लिखिएगा, हम उसका आंसर आपको अवश्य ही देंगे। यदि लगातार आप हमारे साथ में जुड़े हुए हैं तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और यदि आप नए हैं तो इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब भी करवाएं, और आप भी सब्सक्राइब कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच चुके। धन्यवाद, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट क्लास में।